नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। ये जन्म कुंडली लगभग 29 वर्ष के एक युवक की है और बाकी युवक की तरह ढेर सारे मन में प्रश्न, ढेर सारे प्रश्न इन्होंने मुझसे पूछा है और इनके प्रश्नों का भी हम एक एक करके जवाब देंगे। कुंडली एक ऐसा विषय है अध्ययन का जिसमें कुंडली अध्ययन एक समुद्र के समान, मतलब जब आप कुंडली का अध्ययन करते हैं तो समझिए कि आप किसी समुद्र में गोते लगा रहे हो, क्योंकि इन 12 घरों में आपके जीवन की समस्त कहानियों का सार छुपा हुआ है। इसीलिए एक बार नहीं बल्कि प्रत्येक 2, 4, 5 सालों में बार बार अपने कुंडली का अध्ययन कराते रहना चाहिए। इससे हमेशा कुछ ना कुछ निकल के आपके समक्ष आता है, क्योंकि चाहे कोई भी ज्योतिषी हो, एक नजर में यदि वो कहे कि मैं सारी कुंडली का विश्लेषण कर दिया, तो मैं तो नहीं मानता इस विषय को, क्योंकि एक समुद्र है और समुद्र में जितने अंदर गोते लगाते जाएंगे आपको कुछ ना कुछ मिलते जाएगा। लेकिन फिर भी एक मुख्य ग्रहों की परिकल्पना कर लेना, उनकी चर्चा कर लेना और उस पर क्या उपाय है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम और आप मिल करके इस 28 वर्ष और 9 माह के युवक की कुंडली की विश्लेषण करते हैं, कुंडली का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इनके जन्म तारीख इत्यादि की तरफ ले चलूंगा। आप भी कुंडली बना लीजिए। तो इनका जन्म तारीख है 21 अक्टूबर 1994, समय है 7:20 AM और जन्म स्थान है जैसलमेर। कृष्ण पक्ष के द्वितीया तिथि को इनका जन्म हुआ है। नक्षत्र इनका भरणी है और वर्ण जो है क्षत्रिय है, गण जो है मानव है। भाग्यांक इनके कुंडली में 5 है। शुभ अंक इनके लिए 2, 7 और 9 है और भाग्यशाली दिन जो है इनके लिए गुरुवार का दिन है। ये तो हो गया पंचांग की बातें। लग्न इनका 9 डिग्री पर स्वाति नक्षत्र में यानी कि राहु के नक्षत्र में बैठा है। सूर्य इनके जो है चित्रा नक्षत्र में 3 डिग्री पे यानी मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं। चंद्रमा 20 डिग्री पे भरणी नक्षत्र में यानी शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं। मंगल 15 डिग्री पे पुष्य नक्षत्र में अपने शनि के नक्षत्र में बैठे हैं और बुध जो है 3 डिग्री पे चित्रा नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में वक्री होकर के अस्त होकर बैठे हैं। गुरु जो है विशाखा नक्षत्र में स्वराशि में स्व नक्षत्र में बैठे हैं 25 डिग्री पे। शुक्र 22 डिग्री पे विशाखा नक्षत्र में यानी गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं। शनि देव 12 डिग्री पे सतभिषा नक्षत्र में बैठे हैं और शनि देव उनकी कुंडली में वक्री भी हैं। राहु 21 डिग्री पे बृहस्पति के नक्षत्र में और केतु 21 डिग्री पे भरणी नक्षत्र यानी कि गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं। ये हो गए नक्षत्रों की चर्चा कि कौन से ग्रह किस नक्षत्र में कितने डिग्री पे बैठे हैं। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न कैसा लग्न है? तुला यानी कि तराजू, और तराजू के एक भी पलड़े पे यदि आपने 100 ग्राम भी ज्यादा वजन रख दिया तो उसका बैलेंस खराब हो जाता है। तो तुला लग्न के लोग जो है वो किसी भी चीज को बड़े अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, उसको संभाल लेते हैं और उसी में इनका लाभ भी है, क्योंकि यदि ये जीवन में तालमेल बैठा के चले तो काफी आगे तक बढ़ सकते हैं। लेकिन थोड़ा क्रोधी भी होते हैं, क्योंकि तुला राशि जो है वो क्रूर राशि है, तो ऐसे जातक बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं। तो जिसको अपनाते हैं, दिल से अपनाते हैं और त्यागते हैं तो बिल्कुल हमेशा के लिए त्याग देते हैं, फिर उनसे वो बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। रोमांटिक गाने सुनना, अच्छे खाना, अच्छा पहनना, स्टाइल में रहना तुला लगन के लोगों की खास पहचान है। खास तौर पे ये जो लवेबल सॉन्ग जो है वो ज्यादा सुनते हैं तुला लगन के लोग। खर्चीले प्रवृत्ति की होते हैं, क्योंकि आप यदि अपने साजो सज्जा पे, ऐशो आराम पे यदि पैसा खर्चा करेंगे तो निस्संदेह जो है आप जो खर्च आपका बढ़ा रहेगा। तो थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के भी होते हैं। प्रेमी होते हैं और अपने एक मुस्कुराहट से जग को जीतने वाले होते हैं। तो तुला लगन के लोग यदि कहीं उनका बहुत बड़ा कोई काम फंसा हो और मुस्कुरा कर यदि वहां पे एक बात कर लें तो निस्संदेह अपना काम वहां से वो निकाल लेते हैं। तुला लगन के लोग की सबसे बड़ी पहचान क्या है? उनकी एक
मुस्कुराहट, क्योंकि तुला लग्न है तो जाहिर सी बात है शुक्र से प्रभावित लग्न है, जातक दिखने में सुंदर होगा, स्मार्ट होगा देखने में। अब तुला लग्न है, लग्न के स्वामी बनते हैं शुक्र और राशि इनकी बनती है मेष राशि, और राशि के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, क्षमा कीजिए मंगल। चंद्रमा जहां बैठते हैं वही जातक की राशि होती है। तो लग्न के स्वामी शुक्र और राशि के स्वामी मंगल, ये दोनों आपस में जो है समभावस्थ हैं। लग्न इनका जो है 9 डिग्री पे और लग्नेश शुक्र 22 डिग्री पे बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे हैं। तो लग्नपति कुंडली के लग्न भाव में बैठे हैं। सिर्फ चलित चक्र में इनके जो गुरु हैं वो कुंडली में दूसरे भाव के फल दे रहे हैं। तो लग्न में इनके राहु, बुध, सूर्य, शुक्र और गुरु यानी कि 5 नक्षत्र बैठे हैं। इसको संन्यास योग बोलते हैं। ये संन्यास योग है, क्योंकि एक गाड़ी पे एक मोटरसाइकिल पे 2 आदमी तो सफर कर सकते हैं, लेकिन यदि उस पर 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी बैठ जाएं तो जाहिर सी बात है कि उस पर सफर करना मुश्किल हो जाएगा। तो जब किसी भाव में बहुत ज्यादा ग्रह बैठ जाते हैं, 2 से ज्यादा ग्रह बैठे, 3, 4 या 5 बैठे, तो निस्संदेह जातक को परेशानी जिंदगी में वो देते हैं। ये मैंने कई सारे कुंडलियों में इस चीज को देखा है। अब यहां लग्नपति का लग्न में होना, लग्न में शुक्र जो है स्वराशिगत बैठे हैं, मालव्य महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। तो मैंने बताया कि जातक शौकीन प्रवृत्ति का होगा, लेकिन साथ ही साथ जो है यहाँ पे लग्न भी डिग्री वाइज इनका ठीक है, कितना 9 डिग्री पे है, और लग्नेश भी 22 डिग्री पे है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लग्न और लग्नेश दोनों ही ठीक ठाक अंश में है, 6 अंश के ऊपर है, विषम राशि में है, तो वो जो बाल अवस्था से ऊपर है। और लग्न में शुक्र का बैठना जातक मालव्य महापुरुष योग का निर्माण होता है यहाँ पे। और साथ ही साथ जो है बुध जो भाग्यपति हैं वो भी जाके लग्न में बैठ गए हैं। अब जरा समझिए कि लग्न में बुध का बैठना, भाग्यपति का जाकर के स्वयं लग्न में जाके बैठ जाना, तो निस्संदेह जातक जीवन में यदि ठान ले कुछ करने के लिए और यदि उस कार्य पे यदि निरंतर प्रयत्नशील रहे तो उस कार्य को जातक जीवन में कर लेगा। क्योंकि भाग्यपति जब लग्न में ही बैठे हों तो महाभाग्यशाली योग का निर्माण कर देते हैं ये। और शुक्र के साथ में बैठे हैं तो ये क्या निर्माण होगा? तो ये निर्माण होगा लक्ष्मी नारायण योग का, क्योंकि शुक्र और बुध की युति को, शुक्र को लक्ष्मी स्वरूपा और बुध को विष्णु का स्वरूप माना गया है, तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण यहाँ हो रहा है। तो ये तो बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन अब यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट का है वो जरा समझिए। बुध इनके कुंडली में 3 डिग्री पे बैठे हैं, मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं, और जिस नक्षत्र में वो बैठे हैं उस नक्षत्र का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में दिग्बली तो है, लेकिन कैसा? तो नीच राशि का बैठा हुआ है, तो ये बिल्कुल खराब है। और मंगल जो है वो 28 डिग्री तक उच्च या नीच के होते हैं, और मंगल डिग्री बाई जहां कितने डिग्री बैठे हैं? 15 डिग्री पे बैठे हैं, और वो भी शनि के नक्षत्र में बैठे हैं। तो मंगल की स्थिति बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जो ग्रह जिस नक्षत्र में बैठता है उस नक्षत्र के स्वामी का भी कुंडली में यदि अच्छा हो तो उसका बहुत बढ़िया जातकों का फल मिलता है। तो 3 डिग्री पे अस्त है, यानी कि बिल्कुल बलाबल में नहीं है, बाल अवस्था में है। और भाग्यपति का कमजोर हो जाना, मैंने आपको बोला है, बार बार कहता हूं कि भाग्य फलम सर्वत्रम न विद्या न च पौरुषम। जातक का समस्त ज्ञान रखा ही रह जाएगा यदि उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे। तो यहां भाग्यपति कमजोर हो गए हैं और भाग्यपति वक्री होकर अस्त हो गए हैं। राहु के साथ बैठे हैं, जड़त्व दोष का निर्माण कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो है मंगल की दृष्टि लग्न पे पड़ती है। तो मंगल नीच राशि में बैठे हैं, लग्न पे दृष्टि पड़ेगी, तो मंगल जब भी लग्न को देखेंगे तो जातक कैसा होगा? एक तो चर लग्न है, यानी कि चलायमान है। तो चर लग्न के लोग जो होते हैं वो किसी भी काम को बहुत जल्दी, माने जिंदगी में सब कुछ जल्दी पाना चाहते हैं, थोड़ा जल्दबाज प्रवृत्ति के होते हैं। और मंगल भी यदि लग्न को देखें तो जातक को और भी धैर्यहीन बना देते हैं। हर काम जातक को जल्दी चाहिए। जातक को यदि आप कहेंगे कि आप लंबी लाइन लगा के एक टिकट ले लो, वो नहीं लेगा, क्योंकि उसके अंदर वो धैर्य नहीं है। आज यदि मिट्टी में बीज गाड़े तो कल से जाकर के देखना शुरू कर देगा कि पौधा निकला क्या। इतना धैर्यहीन हो जाता है जातक। तो यहाँ पे मंगल की दृष्टि लगने पड़ना ये अच्छा नहीं है। मंगल की दृष्टि बुध पे पड़ना, शुक्र पे पड़ना, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे बुध का राहु के साथ बैठना और लग्नपति का राहु के साथ बैठना। लग्न में जब भी राहु बैठ जाए तो शनिवत राहु है, राहु शनि के समान फल देते हैं। तो जातक के प्रत्येक कार्यों में विलंब हो जाता है, प्रत्येक कार्यों में कहीं ना कहीं अड़चन आती है, और भाग्यपति बहुत ज्यादा पीड़ित है। तो जातक को, जो मैंने पहले बोला कि भाग्य
जातक जो है जन्मजात भाग्यवान होगा वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। जातक को निरंतर ही भाग्य में अड़चनों का सामना करना पड़ेगा और जातक को परेशानी आएगी। तो यहाँ पे शुक्र का राहु के साथ बैठना मैं आपको बताया हूं कि लंपट योग का निर्माण करता है। और जातक खासतौर पे तुला लगन का हो तो उसको अपने चरित्र पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तुला लगन के लोगों का न चाहते हुए भी एक्स्ट्रा अफेयर विवाह के बाद भी और विवाह के पहले भी कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में फंसते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं, उनको परेशानी आती रहती है। तो यहाँ पे लग्न में ऐसे बहुत सारे ग्रहों का बैठना जातक के व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं जो है अस्थिर करने वाला होता है। ऐसा जातक डिसाइड नहीं कर पाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे लग्न में ढेर सारे ग्रह, ठीक है, शुक्र और बुध का यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, अच्छा है, लेकिन यहाँ पे शुक्र और सूर्य का दारिद्र योग का भी निर्माण हो रहा है। सूर्य यहाँ पे जो है वो आय भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठे हैं, यहाँ पे नीच के होते हैं, डिग्री वाइज कितने डिग्री में बैठे हैं, सूर्य 3 डिग्री में बैठे हैं, लेकिन परम नीच के माने जाएंगे। 10 डिग्री तक सूर्य जो है वो परम नीच के माने जाएंगे तुला राशि में, तो उनके पास बहुत बलाबल नहीं है, लेकिन शुक्र के साथ में बैठने की वजह से उनका नीचत्व भंग हो जाएगा और नीच भंग राज योग का निर्माण हो जाएगा। लेकिन इस कुंडली में एक नेगेटिव पॉइंट और भी है, मैं आपको बताता हूं। जातक जो है वो देखिए गण मानव है, जातक का मानव गण का है। और मैंने आपको बताया है कि मानव गण के लोग कैसे होते हैं, तो किसी चीज को पाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं और यदि नहीं मिलता है उन चीजों को तो फिर उसमें संतोष करें, बोलते कोई बात नहीं, नहीं मिला तो मेरे भाग्य में नहीं था, संतोषी हो जाते हैं। लेकिन यही यदि जातक राक्षस गण का होता तो लगातार उस चीज को पाने के लिए प्रयत्न करता, उस चीज को पा लेता। और जैसे मैंने आपको कहा कि भाग्यपति यदि लग्नस्थ बैठे हैं तो जातक ठान ने यदि किसी चीज को करने के लिए तो वो कर लेता है। तो यहाँ पे सूर्य और राहु का ग्रहण योग का भी निर्माण होगा। तो सूर्य और राहु, ठीक है, यहाँ पे सूर्य का नीचत्व भंग हो रहा है, लेकिन फिर भी राहु के बैठने के साथ में जो है, राहु बैठने के कारण यहाँ पे ग्रहण योग का निर्माण भी हो रहा है, तो ये ठीक नहीं है। ये कहीं ना कहीं जातक के व्यक्तित्व को अपमानित करने वाला होगा। जातक स्त्रियों की वजह से कहीं ना कहीं कलंकित होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य और शुक्र और साथ में राहु, राहु सूर्य और शुक्र का बैठना, राहु और सूर्य का बैठना, गुरु और शुक्र का बैठना, ये सारे जो चीजें हैं कहीं ना कहीं परेशानी देने वाले हैं जातक को। तो जातक क्या है कि कहीं स्त्रियों के चक्कर में, कहीं ना कहीं लड़की के चक्कर में, कहीं ना कहीं बात विवाद में आएगा, मान सम्मान का नुकसान होने का बहुत ज्यादा डर रहेगा। तो इस विषय पे इनको बहुत ध्यान रखना चाहिए। इनका चंद्रमा केतु के साथ बैठा है और मैं आपको बताया कि चंद्रमा केतु के साथ बैठे और शनि की दृष्टि से दृष्ट है, साथ ही साथ इतने सारे ग्रहों की, यानी कि शुक्र की, राहु की, बुध की, सूर्य की, गुरु की, सबकी दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पे। अब गुरु की दृष्टि पड़े तो केसरियों का निर्माण तो होगा, लेकिन जातक के चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि और केतु के साथ बैठ के ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये केमद्रुम दोष भी है, क्योंकि केतु और राहु जब चंद्रमा के साथ बैठे तब भी हम उसको केमद्रुम दोष में लेते हैं। तो ये ग्रहण और प्लस केमद्रुम, तो जातक का मन अस्थिर रहेगा और जातक अपने गलत निर्णयों की वजह से ही बार बार धोखा खाएगा, बार बार परेशान होगा, बार बार नुकसान करेगा। ये बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। चंद्रमा और केतु, राहु और केतु के समक्ष पूरे ग्रह आए हुए हैं यहाँ पे, और शनि एक साइड में है, इस साइड में शनि एक बच रहे हैं और इस साइड में मंगल बच रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक काल सर्प दोष के जैसा ही फल देगा जातक को। तो यदि शनि यदि काल सर्प दोष से अलग हो जाते हैं तो मैंने आपको बताया जातक को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में, बहुत ज्यादा मेहनत से जातक को आगे बढ़ना पड़ता है। तो जातक का मन अस्थिर है इसीलिए, और लग्न में इतने सारे ग्रहों का बैठना जातक के ऐसे ही व्यक्तित्व को भ्रमित करने वाले होंगे। और जातक का चंद्रमा भी बहुत पीड़ित है। चंद्रमा यहाँ पे कितने डिग्री पे बैठे हैं? 20 डिग्री पर, और केतु बैठे हैं 21 डिग्री पर, संपूर्ण रूप से ग्रहण दोष है। तो जातक का मन अस्थिर रहेगा और जातक किसी भी कार्य को 2 या 5 या 10 दिन करेगा, फिर कहीं ना कहीं उस चीज पे उससे पीछे हटने का काम करेगा। पंचम भाव में इनके शनि बैठे हैं और इन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। मैंने इनसे जब पूछा तो इन्होंने कहा मैं ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई किया हूं। और चंद्रमा पे, शनि पे देखा जाए तो राहु की दृष्टि का पढ़ना, बृहस्पति की दृष्टि का पढ़ना, तो इन्होंने थोड़ा बहुत इनको जो पढ़ाई हो करवा दिया, ये अच्छी बात है। लेकिन फिर भी इस पे राहु की दृष्टि का पढ़ना, साथ ही साथ मंगल की दृष्टि का पढ़ना, 8वीं दृष्टि का पढ़ना, ये सब नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन ऐसे राहु और प्लस मंगल की दृष्टि का पढ़ना और साथ में शनि का वहां बैठना जातक को टेक्निकल माइंडेड बना देते हैं।
यहाँ बैठ करके शनिदेव। और जातक यदि तकनीकी कार्यों को करे, यदि टेक्निकल इंजीनियरिंग वर्क कोई करे ऐसा, तो निस्संदेह जातक उसमें जो है अच्छा जीवन में आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, आय पति का लग्न में जाके बैठना ये बड़ा अच्छा होता है। और साथ ही कर्म पति का धन भाव के स्वामी के जाए कुंडली के 10वें भाव में बेशक नीच के बैठे लेकिन है दिग्बली, तो जातक अपने मेहनत के वजह से भी और अपने छोटे से छोटे परिवार में जन्म लेके अपने मेहनत से वो आगे बढ़ता है। और कुंडली में शनि चतुर्थ और पंचम पति होकर के पंचम भाव में बैठे हैं, तो ये षष्ठ महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। और षष्ठ महापुरुष यदि आपकी कुंडली में बन गया है योग, तो आपको धैर्य रखना सीखना पड़ेगा, क्योंकि शनि कोई भी काम आपका टाइम पे होने नहीं देंगे। और मंगल लग्न पे दृष्टि डाल के आपके चित्त को हमेशा जो है भ्रमित करेंगे। भ्रमित क्या करेंगे, आप में धैर्यहीनता लेके आएंगे और आप किसी भी चीज को जल्दी पाना चाहेंगे, और षष्ठ योग के वजह से वो चीज आपको टाइम पे मिलेगा नहीं, क्योंकि लग्न में राहु भी बैठे हैं और राहु भी शनि के समान फल देते हैं। अब शनि क्या करेंगे, काम में विलंब करेंगे। मंगल लग्न में दृष्टि डाल के जातक को धैर्यहीन बनाएंगे, और चंद्रमा पहले से पीड़ित जातक मन से कहीं ना कहीं दुखित हो जाएगा और सोचेगा ये सारी चीज मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। फिर डिप्रेशन में जाएगा जातक, ऐसा उसकी मन कहीं ना कहीं परेशान हो जाएगी, दुखी हो जाएगा। अकेले रहना, किसी से बात ना करना, जल्दी सोचे कि मैं अकेले थोड़ा समय बिता लूं, ऐसे नाना प्रकार की चीजें उसके मन में आएगी, क्योंकि चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित है यहाँ पे। और सप्तम भाव में केतु चंद्र की युति भी है, और सप्तम भाव का स्वामी जाकर के नीच राशि में बैठे हैं, शनि की दृष्टि दृष्ट है, तो जातक के विवाह में भी जातक के विलंब होगा, जातक का विवाह लेट होगा इसमें। तो ये विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो है ये कुंडली में आप यहाँ देख सकते हैं, और भी मैं सड़बल इत्यादि से भी आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले ना मैं इनके सवालों का थोड़ा जवाब देता हूं। सवालों के जवाब मैं इनके एक एक करके दूंगा, आप सुनिएगा। सबसे पहले इन्होंने सवाल पूछा है क्या कि मेरी कुंडली में शुभ ग्रह कौन कौन से हैं और इन पर कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, और ये दृष्टि सही पड़ रही या खराब, यदि खराब पड़ रही है तो उनका क्या उपाय है। तो मैंने आपको बताया, पूछा कि मेरी कुंडली में शुभ ग्रह कौन कौन से हैं, तो शुभ ग्रह तुला लग्न की कुंडली में कौन कौन से होते हैं, शुक्र, बुध और शनि। अब उनपे इन्होंने पूछा कि कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि और ये पड़ रही है, खराब है तो उसका क्या उपाय है। दृष्टि ग्रहों की एक तो मंगल की दृष्टि नीच की दृष्टि लग्न में पड़ रही है, अच्छा नहीं है, ये कहीं ना कहीं समस्या देने वाला है। लेकिन बाकी किसी विशेष ग्रहों की दृष्टि तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये योग जो कुंडली में बने हैं सूर्य और शुक्र का, राहु शुक्र का, राहु सूर्य का, राहु बुध का, ये राहु गुरु का, ये गुरु चंडाल दोष, ये सारा समस्याओं वाला है। जैसे गुरु और राहु की युति गुरु चंडाल दोष, राहु और बुध की युति जड़त्व दोष, राहु और शुक्र की युति लंपट दोष, और राहु और सूर्य की युति ये ग्रहण दोष। तो इतने सारे दोष आपके कुंडली में, साथ ही साथ जो है चंद्रमा केतु का ग्रहण दोष कुंडली के अष्टम भाव में, यानी जातक का मन और सूर्य आत्मा दोनों ही पीड़ित हैं, तो कहीं ना कहीं जातक परेशान तो रहेगा। छोटी छोटी बातों पे टेंशन, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में आने वाला होगा जातक। तो ये इनके कुंडली में। मेरी कुंडली में अस्त ग्रह कौन से हैं और उनके क्या उपाय हैं, तो इनकी कुंडली में अस्त ग्रह में सिर्फ बुध है, और मैंने आपको बताया बुध यदि 12 डिग्री से ऊपर होकर अस्त होते हैं तब तो अपना संपूर्ण प्रभाव देते हैं, लेकिन बुध यहाँ पे भाग्यपति हैं और व्ययपति भी हैं। तो व्ययपति होने के कारण लग्न में बैठेंगे तो जातक का व्यय भी बड़ा रहेगा जिंदगी में। जातक ऐसा जातक बहु खर्ची होता है, बहुत खर्चा करने वाला होता है, लेकिन भाग्य के स्वामी भी हैं। तो यदि बुध को यहाँ पे हम ठीक करेंगे तो लाभ निसंदेह जातक होगा। उपाय में अंत में बताऊंगा इनको। तो बुध यहाँ पे कुंडली में अस्त है और वक्री भी है, बहुत कमजोर है। आगे बढ़ते हैं। मेरी कुंडली में नीच के ग्रह कौन से हैं और उनके क्या उपाय हैं, तो इनके कुंडली में नीच के ग्रह मंगल हैं और यहाँ पे सूर्य है, लेकिन सूर्य का निचत्व तो यहाँ फिर भी भंग है, लेकिन फिर भी सूर्य कहीं ना कहीं पीड़ित है। उपाय में अंत में बताता हूं आपको। तो मंगल यहाँ पे नीच के बैठे हुए हैं, तो मंगल नीच के बैठे हैं तो क्या करना चाहिए, तो मंगल सप्तम पति में विवाह में विलंब करेंगे, और ये इन्होंने लिखा है आगे चल के कि कहीं ना कहीं विवाह में, आगे मैं आपको पढ़ के बताता हूं। तो मंगल आपके कुंडली में नीचे, और मंगल को ठीक करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और ऐसे ही मंगल इस कुंडली में मैंने बताया है तुला लग्न की कुंडली में कि शिव जी की और हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार के दिन जाके हनुमान जी का दर्शन करें, उनको लाल गुड़हल का पुष्प चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, और साथ ही साथ मंगल के बीज मंत्र ओम अंग अंगार काय नमः, इस मंत्र का नित्य 108 बार जाप करते रहें। अगला प्रश्न, मेरी कुंडली में कौन से अच्छे योग हैं और यदि हैं तो उनका फायदा क्यों नहीं मिल रहा। अच्छे योग तो आपकी कुंडली में है,
अच्छे योग आपकी कुंडली में है, जैसे कि सस महापुरुष योग है, लेकिन सस महापुरुष योग का फायदा कब मिलता है? तो शनि जो सनह सनह चले वही शनिश्चर। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में, जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप तरक्की करते जाएंगे। वो कैसे होगा मैं आगे आपको और समझाता हूं। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी तरक्की होती चली जाएगी। और अच्छे योग जैसे कि बहुत सारे हैं, लेकिन ये सारे के सारे कहीं ना कहीं राहु की वजह से सारे के सारे अच्छे दोष आपके खराब हो गए हैं। तो अच्छे दोस्त में जैसे कि भाग्यश का लगन में बैठना, लग्नपति का लगन में ही बैठना, ये बहुत अच्छा है, लेकिन राहु ने कहीं ना कहीं उन योगों को खराब कर दिया है, तो उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं। मैं 29 वर्ष का होने वाला हूं, मेरी सरकारी या प्राइवेट नौकरी में कोई रुचि नहीं है, तो मुझे कुंडली के हिसाब से कौन से ग्रह के हिसाब से व्यवसाय करना चाहिए? कृपया 10 से 12 व्यवसाय के नाम भेजें और मेरे नीचे काम करने वाले स्टाफ लंबे समय तक टिक पाएंगे, यदि नहीं तो उनका क्या उपाय है? अब यहां समझिए थोड़ा सा कि कौन सा व्यवसाय इन्होंने पूछा। प्राइवेट या सरकारी नौकरी में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब इनके कुंडली में सडबल में जाके यदि देखेंगे तो सबसे मजबूत शुक्र है, और सूर्य का मजबूत होना मैंने आपको कहा है कि जातकों को सरकारी नौकरी देता है, लेकिन सूर्य की स्थिति यहाँ बहुत अच्छी मैं नहीं कहूंगा। तो सरकारी या प्राइवेट नौकरी की तरफ इनका कोई रुझान नहीं है। ये जो है वो कौन सा व्यवसाय करेंगे ये मुझसे पूछना चाहते हैं। तो देखिए, व्यवसाय में जहां तक मैं आपको बता दूं कि कोई बात नहीं, सरकारी नौकरी जरूरी नहीं कि इस दुनिया में सभी सरकारी नौकरी कर रहे हैं। सरकारी नौकरी एक लिमिटेड है, सबके बस की बात नहीं है। तो जातक का यहाँ पे सबसे मेन क्या है? मन। किसी भी काम को करिए लेकिन मन लगा के करिए, क्योंकि आपका मन स्थिर नहीं है, इसीलिए कोई भी काम आप कहीं ना कहीं अच्छे से नहीं कर पाएंगे और उसमें आपका मन विचलित रहेगा, क्योंकि चंद्रमा 10वें भाव के स्वामी है, कर्म भाव के स्वामी है, बैठे कुंडली के 7वें भाव में है। तो ठीक है, व्यवसाय करना चाहिए, व्यवसाय आपको करना चाहिए। और सप्तम पति जाकर के कुंडली में 10वें भाव में नीच के बैठे हुए हैं। हालांकि ठीक है, केंद्र, दोनों केंद्रों का आपस में परिवर्तन है, परिवर्तन तो ठीक है, लेकिन परिवर्तन अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल वहां नीच के हो गए हैं। तो पहले तो आप पार्टनरशिप में कभी व्यवसाय मत कीजिए, क्योंकि पार्टनरशिप में यदि आप व्यवसाय करेंगे तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपके 7वें भाव पे बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि है, और आपने जहां पार्टनरशिप में व्यवसाय किया तो परेशान हो जाएंगे। कर्मचारी आपके नीचे जो काम करने वाले हैं, यदि लंबे समय तक नहीं टिकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको उपाय बताता हूं। किसी भी शनिवार के दिन रास्ते पे से कोई कील उठा के लेके आइए, बहुत अच्छा उपाय है ये। एक कील उठा के लेके आइए और उस कील को गंगा जल से धो करके और उसको धूप बत्ती दिखा लीजिए, और जहां पे आपके कर्मचारी काम करते हैं वहीं पे अपने दुकान में ले जाके उस कील को ठोक दीजिए और उसको रहने दीजिए वैसे। इससे आपके दुकान में कर्मचारी जो है वो टिकेंगे लंबे समय तक। और व्यवसाय आपको क्या करना चाहिए, तो आइए थोड़ा उस विषय पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कैसे देखते हैं व्यवसाय, मैंने आपको पहले ही बताया कि लग्न, चंद्र और सूर्य कुंडली में कौन से मजबूत है। तो लग्न इनका 9 डिग्री पे, सूर्य इनके 3 डिग्री पे, चंद्रमा इनके 20 डिग्री पे। चंद्रमा सबसे मजबूत है 20 डिग्री पे। जो चंद्रमा से 10 घर जब आगे जाएंगे तो शनि की राशि आएगी, और ये खाली है। तो आप देखेंगे नवांश कुंडली में शनि किस राशि में बैठे हैं, तो नवांश कुंडली में शनि जो है वो कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं, अपने स्वराशिगत ही बैठे हैं। तो शनि से संबंधित यदि जातक कार्य करे तो ज्यादा फायदा होगा। अब थोड़ा यहाँ पंचम पे चले आइए। पंचम भाव में शनि बैठे हैं, मंगल से दृष्ट हैं, राहु से भी दृष्ट हैं। तो मैंने आपको बताया कि टेक्निकल वर्क, टेक्निकल काम करे जातक, तो ये मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं। तो यदि आप उसी काम में बनने रहना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। आपने यदि 10-12 व्यवसाय का नाम पूछा है, मैं आपको बताता हूं, शनि से संबंधित काम आप करेंगे आपको फायदा होगा। क्या क्या काम है इसमें वो भी आता है। हालांकि इसमें प्राइवेट जॉब में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी प्राइवेट जॉब, सेवक, लकड़ी, मजदूरी, लोहा का काम, स्टील का काम, कारखाना, पेट्रोलियम, तेल, चमड़ा, शराब का काम, शीशा का काम, कोयला का काम, इंजीनियरिंग वर्क, भवन निर्माण यानी कि बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन का काम, और साथ ही हार्डवेयर, पत्थर, लेबर सप्लाई का काम और सिक्योरिटी एजेंसी ये कर सकते हैं। अब इसमें एक काम ऑलरेडी आप उसी से संबंधित करते हैं, क्या? मोबाइल रिपेयरिंग। तो इसमें भी बहुत अच्छा पैसा है। यदि आप अच्छे लेवल पे यदि आप इसको कर सकें तो इसमें भी आपको फायदा है। उसी काम को करिए आप। इंजीनियरिंग वर्क मैंने जैसे आपको बताया, तो उसी काम में आपको लाभ होगा। तो यदि आप करते हैं तो उसी काम को विस्तृत लेवल पे करिए, इससे आपको ज्यादा फायदा होगा।
इससे आपको ज्यादा लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं। 7वां, मेरा विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा होगा। मेरे पिताजी करीबन 10 साल से मेरे लिए रिश्ते के लिए घूम रहे हैं, पर रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है। कुंडली में विवाह संबंधित कोई समस्याएं हैं तो उनका उपाय क्या है। तो मैंने आपको बताया कि सप्तम भाव पर जब भी शनि की दृष्टि पड़ेगी तो जातक के विवाह में विलंब होता है। विवाह लगभग 30, 31, 32 साल में होता है ऐसे जातक का विवाह। तो शनि की दृष्टि का पड़ना और चंद्र केतु का ग्रहण होना और सप्तम भाव के स्वामी का जाके नीच राशि में बैठना, ये सारे विवाह में समस्या देने वाले हैं। ये सारे विवाह को विलंब करने वाले हैं। और इतने सारे ग्रहों की दृष्टि का पड़ना सप्तम भाव पे ये परेशानी का कारक है। इसीलिए जब भी विवाह आप करते हैं तो कुंडली मिला करके विवाह करना चाहिए। आपको अच्छे से किसी ज्योतिषी से राय लेके करना चाहिए, नहीं तो दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पे डाइवोर्स होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट और खुल के बता रहा हूं। तो अच्छे से कुंडली मिला के विवाह कीजिए और आपके कुंडली में जो चंद्र केतु का ग्रहण है कुंडली के सप्तम भाव में, इसका शांति कराइए, चंद्रमा के लिए जो है अनुष्ठान कराइए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही हो सके तो मंगल के लिए भी आप प्रत्येक मंगलवार को कम से कम 1.25 किलो मसूर का दाल दान कीजिए, या तो फिर एक बार ही कम से कम तुला दान कीजिए, इससे आपको फायदा होगा। तो मंगल के लिए आप दान कर सकते हैं। मंगल के आपको मैंने इसके पहले उपाय बताए, वो उपाय कर सकते हैं, इससे आपको फायदा होगा। जब आप अपने दोषों को शांत कर लेंगे तभी आपका विवाह होने की संभावना आपकी कुंडली में बढ़ जाएगी, क्योंकि शुक्र भी यहाँ पे कहीं ना कहीं पीड़ित है और बृहस्पति भी पीड़ित है। तो ये सारे सप्तम भाव पीड़ित, सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित और सप्तम भाव का कारक शुक्र भी पीड़ित, इसीलिए विवाह में आपको परेशानी आ रही है। तो यदि आप इन चीजों को ठीक करते हैं तो विवाह आपका हो जाएगा। पहले इन चीजों को ठीक कीजिए तभी विवाह होगा। टाइम बता के अभी कोई विशेष फायदा होगा ऐसा मैं नहीं समझता हूं। विवाह में विलंब आपके होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या मैं साझेदारी के व्यवसाय में मुझे फायदा होगा। अभी मैं कह के हटा हूं कि साझेदारी के व्यवसाय में आपको बिल्कुल फायदा नहीं होगा। धोखा खाएंगे आप वहां पे, आपका पार्टनर आपको धोखा दे जाएगा। इसीलिए आप अपना इंडिपेंडेंट व्यवसाय कीजिए, आप जो है साझेदारी व्यवसाय मत कीजिए। अगला प्रश्न, मेरी वर्तमान में चल रही मंगल की दशा कैसी है और 2027 में आने वाली राहु की दशा कैसी रहेगी। यदि अच्छी नहीं रहेगी तो उसका क्या उपाय करें। मंगल की दशा कैसी रहेगी। तो मंगल यहाँ पे जो है नीच राशि में बैठे हैं, लेकिन दिग्बली होकर बैठे हैं। किसी पापक ग्रह से देखा जाए तो दृष्ट नहीं है और सिर्फ नीच राशि में बैठे हैं। तो आप मंगल की महादशा में आप हैं तो आप एक काम कीजिए, एक 3 मुखी रुद्राक्ष जो है वो प्राण प्रतिष्ठा करा करके, और सावन चल ही रहा है, सावन के मंगलवार को एक 3 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण कीजिए, तो मंगल की दशा लगभग आपको ठीक ठाक फल देगी। क्योंकि मंगल जिस राशि में बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, लेकिन चंद्रमा से देखा जाए तो 1, 2, 3 तात्कालिक मित्रता में बैठे हैं। तो ना बहुत अच्छा कहूंगा ना बहुत खराब कहूंगा, लगभग ठीक ठाक आपकी कुंडली में जाएगा, क्योंकि वहां दिग्बली भी है, ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए। तो थोड़ी परेशानियों के साथ आपका काम चलते रहेगा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब शनि की 7.5 जब आपको 1-1.5 साल के बाद जब लगेगी, 1.5 पौने 2 साल में मेष राशि को, तब आपको परेशानी आपकी जिंदगी में बढ़ जाएगी, तब आपको परेशानियों का सामना ज्यादा करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। मेरे पंचम भाव में शनि है जो कि अपनी ही राशि में है। मैं शेयर मार्केट में डेली ट्रेडिंग करने के लिए मनी अर्न करना चाहता हूं। क्या मेरी कुंडली के हिसाब से मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का काम चालू करूं और उस काम को मुझे अच्छी कमाई होगी। यदि पंचम भाव पर कोई ग्रहों की अशुभ दृष्टि पड़ रही है तो उसका क्या उपाय करें। ठीक है, चौथा भाव जनता का है और पंचम भाव जो है जनता के धन का है। तो यहाँ जनता का भाव के स्वामी कौन बनते हैं, शनि बनते हैं, वो जनता के धन भाव में बैठे हैं। तो ये जो है शेयर मार्केट के लिए ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, चंद्रमा का मजबूत होना कुंडली में शेयर मार्केट के लिए बहुत जरूरी है। तो चंद्रमा यहाँ जो है, क्योंकि भाव के हिसाब से ये चौथे से 10 सप्तम भाव जो है उसको भी हम देखते हैं, भाव से भाव को देखना। तो यहाँ चंद्र केतु का ग्रहण योग है। आप पैसा लगाते हैं, लगाइए, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत कम अमाउंट में लगाइए, क्योंकि चंद्रमा जो है आपका केतु के साथ बैठा है। आप दूसरे को यदि एडवाइस देंगे करने के लिए तो उसका काम हो जाएगा, वो अच्छा पैसा कमा लेगा। लेकिन यदि आप शेयर मार्केट में पैसा यदि लगाते हैं, आपका जो उसके प्रति जो आपका जो सोच रहेगा वो सही रहेगा, लेकिन फिर भी आपको वहां नुकसान हो जाएगी। डिसीजन मेकिंग में आप अपने लिए गलती कर देंगे, लेकिन दूसरे के लिए आप फायदा कर देंगे। इसीलिए मैं कहूंगा सोच समझ के लगाइए, कम अमाउंट लगाइए, नहीं तो चंद्रमा आपका खराब है, इसलिए आप उसमें बहुत सक्सेस हो जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो कृपा करके आप जो है इस विषय पे बहुत ध्यान दीजिए। एक बार में बहुत ज्यादा पैसा लगाएंगे तो नुकसान हो जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं।
मैं सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो, ब्लॉग आदि बनाकर पैसा कमाना चाहता हूं, क्या मुझे इस काम में सफलता मिलेगी? अब समझिए जरा यहाँ पे एक बात। बहुत सारे मन में प्रश्नों का उठना, जब हमारे पास प्रश्न जब आता है किसी व्यक्ति का, तो हम उसके प्रश्न को देख करके समझ जाते हैं कि जातक का मन अस्थिर है कहीं ना कहीं, क्योंकि चंद्रमा जो है केतु के साथ बैठे हैं। अब ठीक है, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना, आजकल तो सब कोई सोशल मीडिया पर बैठा हुआ वीडियो बनाने के लिए, क्या सभी को सफलता मिल जाती है? ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। आपका मन है, आप बनाइए, मैं इसके लिए मना नहीं करूंगा आपको, लेकिन फिर भी 10 जगह मन दौड़ाने से अच्छा है किसी एक विषय में लगे रहिए, उसी में आपको फायदा होगा। आप यदि जिस काम को आप करते हैं, जैसे मान लीजिए आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, तो जब रिपेयरिंग करते हैं मोबाइल, उस समय उसकी वीडियो बना के आप डाल दीजिए, उसी की वीडियो आप बना के डाल दीजिए। ठीक है, प्रयत्न कर सकते हैं आप, प्रयत्न आप कर सकते हैं कि मैं भी तो यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल रहा हूं, तो मुझे कितनी सफलता मिलेगी, अब ये मैं खुद नहीं कहना चाहता, या मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये तो हरि के हाथ में, लेकिन प्रयत्न तो हम कम से कम कर ही सकते हैं। तो प्रयत्न आप कीजिए, प्रयत्न करने के लिए आपको मना मैं नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं। यदि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करूं तो क्या मुझे उसमें सफलता मिलेगी? अब आप समझते जाइए कि किस तरह सवालों में वेरिएशन आते जा रहा है। बहुत सारे प्रश्न मन में कब उठता है? जब चंद्रमा आपका पीड़ित हो तब उठता है। और एक साधे तो सब सधे, और सब साधे सब जाए। एक विषय पे सज जाइए, यानी कि जो आप जो इंजीनियरिंग वाला जो काम कर रहे हैं मोबाइल वाला, वही करिए, उसी में परफेक्शन हासिल कीजिए। अभी आप 28 साल के हैं, 1-2 साल और मेहनत करेंगे तो उसमें और परफेक्ट बन जाएंगे, तो उसी में रहिए। बहुत ज्यादा भाग दौड़, बहुत ज्यादा दिमाग इधर उधर आपको नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ता हूं। सर मुझे कौन सा रत्न और रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? आइए इस बारे में बता दूं। रत्न, रुद्राक्ष, सबसे पहले आपको बुध का रत्न पन्ना पहनना चाहिए। इससे थोड़ा बहुत आपका व्यय बढ़ जाएगा, हो सकता है कि आपका व्यय बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पे व्यय भाव के स्वामी, लेकिन भाग्य भी आपका साथ देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बुध बहुत कमजोर है। बुध जो है बहुत कमजोर है। मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं, वक्री होकर अस्त होकर 3 डिग्री पे, तो अपने भाग्य को मजबूत कीजिए। तो आप कम से कम एक पन्ना लगभग 7 कैरेट का बना करके और चांदी में अपने दाहिने हाथ के सबसे छोटी उंगली में धारण कीजिए। बुधवार को आपको पहनना चाहिए एक ओपल भी आपको पहनना चाहिए, और अपने चरित्र को हमेशा पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि तुला लगन के लोग जहां अपने चरित्र को थोड़ा कमजोर किया तो हर प्रकार से बर्बादी उनके समक्ष खड़ी हो जाएगी सामने आकर के। तो आप एक कम से कम 10 कैरेट का ओपल बना करके और अपने तर्जनी उंगली में जो है वो शुक्रवार के दिन चांदी में धारण कीजिए, इससे भी आपको लाभ होगा। शनिदेव आपके कुंडली में जो है 12 डिग्री पे बैठे हैं, सतभिषा नक्षत्र में बैठे हैं, राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, वक्रियों के बैठे हैं। शनि का रत्न धारण करने के लिए मैं नहीं कहूंगा आपको, मत धारण करिए। रुद्राक्ष में जो है मैंने आपको बताया कि आप 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए, इससे आपको फायदा होगा। और साथ ही आप एक 2 मुखी रुद्राक्ष भी चंद्रमा के लिए धारण कीजिए, इससे आपका मन स्थिर रहे और मन विचलित न हो। आगे बढ़ते हैं। शेयर मार्केट में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? मैंने अभी आपको बताया, अभी मैं आपको कह के हटा हूं कि बस अपने भाग्य स्थान को मजबूत रखिए, उसी में आपको लाभ होगा। और बहुत ज्यादा शेयर मार्केट के चक्कर में ना पड़े, कम से कम पैसा लगाएं, तभी आपको फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने एक अंत में कहा है, और भी अपने हिसाब से यदि कोई जरूरी बात जो आपको कुंडली में देखकर पता चले तो बता दीजिएगा। अब मैं बता दूं कुछ बात आपको, आइए बताता हूं। बहुत ज्यादा मन को भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं है, अपने मन को स्थिर रखिए और टेक्निकल काम में ही आपको सफलता मिलेगी। तो तकनीकी कामों में आप लगे रहिए। आपने मांगा था इसलिए मैंने इतने सारे व्यवसाय का नाम लिख के आपको दे दिया, तो आप उसी काम में लगे रहिए, क्योंकि मंगल की दृष्टि पंचम पे है, शनि पंचम में बैठे हैं, राहु पंचम को देखते हैं, बृहस्पति पंचम को देखते हैं, तो निस्संदेह आप बुद्धिमान और ज्ञानवान हैं, आप तकनीकी माइंडेड हैं, आपका टेक्निकल माइंड है, उसी क्षेत्र में रहिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। किसी भी एक विषय, जैसे कि आप मोबाइल वाला काम करते हैं उसको पकड़े रखिए और उसी पर लगातार प्रयत्नशील रहिए, उसी में आपको फायदा होगा। तो 75 जगह मन को ना दौड़ा के एक जगह अपने मन को रखिए। शेयर मार्केट मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ आपको पाचन तंत्र की समस्याओं का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको उदरजन्य रोग होने की संभावना, क्योंकि बृहस्पति चंद्रमा में पीड़ित है, बृहस्पति भी पीड़ित है, और तुला लगन के लोगों को आमतौर पर पेट भारी रहना, पेट में कब्ज बन जाना इत्यादि, तो इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको परेशानी होगी। तो उदरजन्य अपने रोगों का ध्यान रखिए। अपने खान पान में बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार, ये मन में रख के चलिए। ज्यादा फास्ट फूड इत्यादि मत खाइए, नहीं तो आपको उदरजन्य रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेंगी। तो आप उस विषय पे आपको ध्यान देना है। अब आइए
एक बार इनके नवांश कुंडली की तरफ चलूं तो ये धनु लग्न की कुंडली बन जाती है। धनु लग्न मतलब एक बार लक्ष्य भेदने के लिए आपने हाथ में धनुष ले लिया तो उस लक्ष्य पे आप लग जाइए, क्योंकि धनु लग्न वालों का काम है लक्ष्य भेदना। तो आप यदि किसी विषय को टारगेट बनाते हैं और उस पर काम करते हैं, निस्संदेह आप सफल हो जाएंगे। यहाँ भी मैंने वही बोला, वहां भी मैं वही बोल रहा हूँ। लग्नपति बृहस्पति बनते हैं, कुंडली के छठे भाव में आके बैठे हैं, अब योग बना के बैठे हैं, थोड़ी बहुत परेशानी देंगे आपको लाइफ में, लेकिन धनपति धन भाव में बैठे हैं शनि जो है, और शनि जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ते जाएगा आपको धन वो देंगे, और शनि संबंधित आप काम भी करते हैं तो परेशान मत होइए। साथ ही साथ आपके पंचम भाव में राहु और शुक्र, यहाँ भी आपके राहु शुक्र एक साथ बैठे हैं, जो वैवाहिक जीवन को कहीं ना कहीं परेशान करेंगे, वैवाहिक जीवन में आपके अड़चने लेके आएंगे। और साथ ही यहाँ सप्तम भाव का मालिक बुध जाके के व्यय भाव में बैठा है सूर्य के साथ और मंगल के साथ, मंगल के राशि में तात्कालिक शत्रुता के साथ बैठा है। तो मैं आपको फिर से कह दूं, यदि आपने अच्छे से कुंडली मिला के विवाह नहीं किया तो सारा जीवन दाम्पत्य को लेकर परेशान रहेंगे, और आपके मानसिक, जितना अभी आप शादी नहीं है उसको लेकर परेशान है, उतना शादी होने के बाद आप शादी क्यों कर ली ये सोच के परेशान रहेंगे। तो इसलिए अच्छे ज्योतिषी से राय लेकर विवाह कीजिए तो आपके लिए श्रेष्ठ होगा। पंचम भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, कुंडली के 12वें भाव में जाके बैठे हैं। ठीक है, अपना जो पैसा है उसको धर्म के कार्यों पे थोड़ा सा व्यय कीजिए, तो धर्मंग बने रहेंगे, धर्म के काम पे पैसा खर्चा करते रहेंगे तो निस्संदेह आपकी उन्नति और तरक्की होगी। अब यहाँ भी चंद्रमा आपके केतु के साथ बैठे हैं, यानी कि वहां भी कहीं ना कहीं चंद्रमा आपके पीड़ित, चंद्रमा आपके अत्यंत पीड़ित हैं, जो आपके मानसिक स्थिति को हमेशा कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड करके रखते हैं। तो आपको अपने चंद्रमा पर विशेष फोकस करना चाहिए। उपाय मैं बताता हूं थोड़ी देर में आपको। षडबल में सबसे मजबूत शुक्र है, लग्नेश मजबूत है, चिंता मत कीजिए, आस्ते आस्ते अपने कार्यों पे आप प्रयत्नशील रहिए, आप आगे बढ़ेंगे। शुक्र के संबंधित जो है आप जो है आपको अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि शुक्र षडबल में मजबूत है। साथ ही साथ यहाँ मजबूत है मंगल, षडबल में मजबूत है, तो ऐसा बात नहीं कि विवाह नहीं होगा, विवाह होगा, क्योंकि सप्तम भाव पर देखा है तो बृहस्पति की भी तो दृष्टि है, विवाह होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कुंडली में विवाह करेंगे कोई समस्या आपको नहीं आएगी। उसके बाद षडबल में बुध मजबूत है, लेकिन बुध कहीं ना कहीं पीड़ित है, तो भाग्य का आपका जो थोड़ा सा साथ मिल रहा है उसको अच्छे से साथ आपको मिले, उसके लिए आप जो रत्न बताए वो धारण कर लीजिए। साथ ही साथ जो है यहाँ पे सबसे कमजोर चंद्रमा है, देखिए षडबल में, और कौन है तो बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति यहाँ पराक्रम भाव के स्वामी हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं पराक्रम आप नहीं कर रहे हैं जिस समय आपको करना चाहिए, तो आप पराक्रम कीजिए, क्योंकि व्यक्ति का जो भाग्य लंगड़ा हो तो उसको कर्म के बैसाखी के साथ जातक चला करके जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो आप अपने कर्म कीजिए, पराक्रम कीजिए, जिससे आप जिंदगी में उस चीज को प्राप्त कर लें, क्योंकि बृहस्पति पराक्रम के स्वामी होकर के कमजोर हैं। तो पराक्रम करेंगे तभी आप जिंदगी में आगे जाएंगे। साथ ही साथ क्योंकि भाग्य भाव पे तो भाग्य का स्वामी बृहस्पति के साथ बैठा है, और बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव पे है, तो ऐसी बात नहीं कि भाग्य पूरा ही साथ नहीं देगा आपको, लेकिन भाग्य भाव का स्वामी कमजोर हो रहा है यहाँ पे, और भाग्य का कारक भी कहीं ना कहीं राहु के साथ पीड़ित हो रहा है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप बुध से संबंधित आप उपाय कीजिए। साथ ही साथ जो है यहाँ पे बाकी और ग्रहों के विषय मैं बहुत चर्चा नहीं करूंगा। शनि भी यहाँ पे 5, शनि के पास जो है वो भी बहुत ज्यादा बल नहीं है, उसके लिए भी मैं आपको उपाय बताता हूँ। अब एक बार यहाँ पे चले आइए भाव बल पे। तो सबसे मजबूत इस कुंडली में कौन सा भाव है, अष्टम भाव है, और अष्टम भाव जो है परेशानियों का भाव है। तो अष्टम भाव वो कुंडली में ज्यादा मजबूत हो जाए, समझिए जिंदगी में परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, परेशानियों के साथ साथ आपको आगे चलना है, ऑब्स्टेकल बार बार आएंगे, उनको फेस करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो जिंदगी में आप आगे बढ़ जाएंगे। 9 भाव में 2 अंक है, सेकंड मजबूत आपका भाग्य भाव है, फिर से कह रहा हूं मैं आपको, उसके अच्छा परिणाम लेने के लिए आप उपाय करते रहिए, उपाय भी आपको बताता हूं। उसके बाद आपका मजबूत कौन सा भाव है यहाँ पे, 12वां भाव यानी व्यय भाव। तो आपके खर्चे जिंदगी में बढ़े रहेंगे, आप खर्चा करते रहेंगे, तुला लगन के तो खर्चा तो करेंगे ही आप। तो इस प्रकार से अपने भाव को आप देख लीजिए लगभग, क्योंकि बहुत लंबा खींचूंगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आइए एक बार अष्टक वर्ग में बात करते हैं। तो लग्न में 25 अंक है, तो मैंने आपको बताया बहुत सारे ग्रह बैठने की वजह से कम 28 अंक यहाँ होना चाहिए, तो 25 अंक है। धन भाव में आपके 20 अंक है, ये भी बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, लेकिन पराक्रम भाव में आपके 28 अंक है, यानी इच्छा भाव में, तो इच्छा तो आपके अंदर है तभी तो आप इतने सारे प्रश्न कर रहे हैं मुझसे। सुख भाव में 23 अंक है, सुख भाव में आपके 23 अंक है, ये भी अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं सुखों में कमी रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि विवाह के बाद यदि परेशानी आपको आएगी तो पारिवारिक सुखों में कमी तो रहेगी। पंचम भाव में 31 अंक है, आप बुद्धिमान ज्ञानवान है, अपने बुद्धि और ज्ञान को सही दिशा दीजिए, उन्नति होगी। छठे भाव में 30 अंक है, छठे भाव में जो है आपके द्विस्वभाव राशि है, तो क्या होगा, रोग आएगा और जाएगा, कभी कभी आएगा रोग तो कुछ दिन तक रहेगा फिर चला जाएगा, तो ऐसी स्थिति आपकी जिंदगी में बनी रहेगी।
सप्तम भाव में 22 अंक है, अच्छा नहीं है दाम्पत्य के लिए। अष्टम भाव में 30 अंक है, परेशानियां आपकी जिंदगी में थोड़ी बहुत आपकी चलती रहेगी, लेकिन आयु आपकी अच्छी है। भाग्य भाव में 27 अंक है, लगभग ठीक ठाक है, बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, 28 अंक कम से कम होना चाहिए। कर्म भाव में 32 अंक है, चिंता मत कीजिए, जिंदगी में कर्म क्षेत्र आपका अच्छा रहेगा और आप आगे बढ़ेंगे। इच्छा के पूर्ति के भाव में यानी आय भाव में 44 अंक है। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? आपके इच्छा के भाव में 28 अंक और इच्छा पूर्ति के भाव में 44 अंक, जो भी आप इच्छा करेंगे उससे 10 गुना आपको बढ़ के मिलेगा। लोग कहते हैं ना कि हाँ, जितना प्रभु से मांगा था उतना से मुझे ज्यादा मिला, उससे आपको ज्यादा मिलेगा। बस अपने मन को स्थिर रखिए, घबराइए मत, क्योंकि इच्छा पूर्ति और आय के भाव में अच्छा अंक है। तो आय आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा रहेगा, आय के साधन आपकी जिंदगी में बहुत अच्छे रहेंगे, आय आपकी जिंदगी में चलते रहेगा बढ़िया, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले रोज भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाइए और एक माला रोज ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। नित्य मंदिर में जाइए, भगवान गणेश के मंदिर में, वहां भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाइए और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप कीजिए, चाहे वहां कीजिए चाहे घर में आके कीजिए। डेली शिवलिंग पे 1 लोटा जल चढ़ाइए और बेलपत्र चढ़ाइए और प्रत्येक सोमवार के सोमवार थोड़ा सा जल में दूध मिला करके उसमें काला तिल मिला के तब शिवलिंग पे चढ़ाइए, तब इससे आपको फायदा होगा। चंद्रमा जन्य सभी दोषों का समाधान हो जाएगा। नमः शिवाय बिना ओम लगाए सुबह शाम 1-1 माला जाप कीजिए और प्रत्येक पूर्णिमा को यदि आप कर सकते हैं तो प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ प्रदान कीजिए और चंद्रमा के रोशनी में थोड़ा देर बैठिए और चंद्रमा के रोशनी में बैठ करके ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप आप डेली शाम को भी कर सकते हैं, इससे चंद्रमा आपके अच्छे होंगे और मन आपका शांत होगा। बीज मंत्रों में इतनी शक्ति है कि जब तक जो चाहे वो कर सकता है। तो बुद्ध का मंत्र जो आपको मैंने बताया, ओम गंग गणपतये नमः मंत्र, और साथ ही ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः और साथ ही ओम शोम शोमाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। शनिदेव के लिए भी आप यदि चाहें तो ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनि नमः इस मंत्र का नित्य संध्या काल में 1 माला जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ शुक्र यहाँ लग्नपति आपके हैं, शुक्र को ठीक करने के सबसे अच्छा उपाय है दुर्गा कवच का पाठ कीजिए। दुर्गा कवच का पाठ कीजिए और नहीं तो फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का नित्य पाठ कीजिए। दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के मां का दर्शन कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। दुर्गा मां का दर्शन कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। शिव जी की आराधना मैंने आपको बता दिया। सूर्य आपके कुंडली में आय भाव के स्वामी हैं, राहु से पीड़ित हैं। क्या करना है आपको, रोज सूर्य भगवान को एक तांबे के लोटे में थोड़ा रोली डाल करके, रोली जो माथे पे लाल वाला जो लगाते हैं, रोली डाल करके उसमें थोड़ा चावल डाल करके और प्रातः काल सूर्य भगवान को जल दीजिए उनके प्रथम किरणों के साथ। देर तक सोना बिल्कुल आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप जितना ही सूर्य की आराधना करेंगे उतना ही आपकी जिंदगी में आय वाला मामला आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आपके राशि से भी देखा जाए तो सूर्य जो है वो पंचम पति है, आपके बुद्धि ज्ञान के स्वामी है। तो सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए और अर्घ देने के बाद में जो रोली लग जाता है उसको अपने माथे पे और अपने कंठ पे लगाइए। इससे समाज में आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। ये उपाय कीजिए। मंदिर जाएंगे तो बृहस्पति आपके ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। शुक्र के लिए मैंने आपको बता दिया कि दुर्गा कवच का पाठ कीजिए और दुर्गा मां के दर्शन कीजिए। साथ ही ओम द्राम द्रीम द्रौम शह शुक्राय नमः इस मंत्र का नित्य संध्या काल में 108 बार जाप कीजिए। कोई भी मंत्र यदि 108 बार आपको समय नहीं मिलता है तो कम से कम 28 बार तो जाप करिए, लेकिन गणेश भगवान के मंत्रों का 108 बार जाप करेंगे तो विशेष आपको लाभ होगा। तो सूर्य के लिए मैंने उपाय बता दिया, आपको बुध के लिए बता दिया, शुक्र के लिए बता दिया और बृहस्पति के लिए नित्य मंदिर जाएंगे तो बृहस्पति ऐसे ही आपके अच्छे हो जाएंगे। आने वाली राहु की दशा जो आपने पूछा था, तो राहु लग्न में बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, मित्र के शुक्र के साथ बैठे, तो राहु की दशा बहुत ज्यादा खराब आपको जाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। राहु अपनी दशा में आपको ठीक ठाक फल प्रदान करेंगे। तो इतने सारे आप उपाय कर लीजिए, जो छोटे छोटे आपको उपाय बताया, जो रत्न बताया उसको धारण कर लीजिए। निस्संदेह रत्न रुद्राक्ष और मंत्र वो जीवन में क्या करते, जातकों को पुश करके आगे बढ़ा देते हैं और व्यक्ति जिंदगी में धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते घबराना नहीं है, घबराइएगा नहीं। कोई भी उपाय कीजिए मन लायक कीजिए, क्योंकि मन आपका अशांत है। मन लायक कीजिए और लंबे समय तक कीजिए, निस्संदेह आपको फायदा मिलेगा, निस्संदेह आपको फायदा मिलेगा। तो ये जो सारे उपाय बताया, इन उपायों को करिए, आपको लाभ होगा। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे फोन करके आप मुझसे दोबारा कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो ये एक 28 वर्ष और 9 माह के एक युवक के कुंडली का हमने विश्लेषण किया। इन्होंने
मुझे कहा था कि आप यूट्यूब पे मेरा वीडियो बना के डाल दीजिए। जैसलमेर से इन्होंने मुझे अपनी कुंडली भेजा था। तो आप लोगों ने मेरे साथ कुंडली का अध्ययन किया। आप लोग भी अपना कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मनोबल मेरा जो है वो बढ़ता है। तो आपका दिन मंगल इस मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।